हेलो एंड वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी आईएएस। फ्रेंड, हम लोग घटना चक्र का जीएस पॉइंटर का ये 13 क्लास है, जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी का 7वां पार्ट है। इससे पहले हम इंडियन पॉलिटी के 6 पार्ट कर चुके हैं। अगर आप लोग वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिए। ठीक, आज हम लोग 7वां पार्ट को करेंगे। ठीक ना। अब इस सीरीज का यही एम है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके पूर्वावलोकन में पूछा गया वो पॉइंटर के रूप में है, लेकिन पॉइंटर के रूप में होते हुए ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू को ही कवर करता है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं हमारे सिलेबस में जो कवर नहीं कर पा रहा है, तो उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं इसमें कवर करने का। और इसमें जो टर्मोलॉजी है, जो इसमें कीवर्ड हैं, उसको भी हम बेसिक कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए उसको एक्सप्लेन सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक, तो हमारा यही टारगेट है इस सीरीज में कि रिवीजन के साथ साथ आपका बेसिक कंसेप्ट और कोई भी ऐसा पॉइंट ना छूटे जो आपका सिलेबस में हो और इसमें कवर ना हो पाए। तो केवल हमारा एम ये नहीं है कि पूर्वावलोकन केवल पॉइंटर को धड़ाधड़ फैक्ट के रूप में पढ़ लिए और हो गया। हमारा एम ये है कि हम अपने एग्ज़ाम में जब बैठे तो हमें यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। ठीक, तो हम आपका स्वागत करते हैं घटना चक्र के जीएस पॉइंटर 2024 के सिंप्लीफाई सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं और हम अपना एक सीट पक्का करते हैं। ठीक, और आपको ये लेक्चर पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, और अपने दोस्तों को भी बताइए, इसका लाभ लीजिए। ये सभी एग्जाम IAS PCS लोअर का एग्जाम आने वाला है उसके लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, और SSC CGL जो भी एग्जाम है जिसमें भी GS पूछा जाता है सब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये पूरा इसमें थ्योरी नहीं पढ़ना है, इसलिए ये थ्योरी ना पढ़ते हुए हम इसमें क्या करते हैं, इसीलिए अब पॉइंटर के रूप में चलता है तो जल्दी से हो जाता है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। टाइम लगने का ये कि इसको कंप्लीट होते ही हमको पोल्ट्री पदम कमांड हो जानी चाहिए। ये नहीं कि कोई वर्ड आ जाए हमको पते नहीं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग फंडामेंटल राइट है, आज का टॉपिक जो है फंडामेंटल राइट है। ये तो हम लोग सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले जो की वर्ड है, की पॉइंट है, की वर्ड है, उसको हमें जानना जरूरी है। अगर उसको हम पकड़ लेंगे तो आधा हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो की वर्ड क्या है, फंडामेंटल, और यहाँ पर एक राइट। तो इसका मतलब मीन्स क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी फंडा राइट मतलब क्या है, यानी कुछ अधिकार, पोसेशन, इसको हम बोल सकते हैं कि मेरा है। ठीक है, राइट का मतलब कोई भी, जैसे पेन है एक, तो हम इस पेन को बोल सकते हैं कि ये पेन मेरा है, क्योंकि इसका हमको क्या मिल लिए हैं, बिल पे किए हैं। ठीक, उसको दुकान से खरीदे हैं, बिल पे किए हैं, तो हमारे पास प्रूफ है। ठीक, कहीं भी कुछ होगा तो हम बिल दिखा देंगे, देखिए हमने पे किया है, तो हम उस पर पोसेशन अपना अधिकार दिखा रहे हैं पेन पर। उसी तरह से राइट जो है, जो ह्यूमन के लिए प्रोवाइड किया, इंडिविजुअल के लिए प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल मतलब कि बेसिक, ठीक, इसेंशियल, ठीक ना, बेसिक इसेंशियल। तो ऐसा राइट जो बेसिक हो, इसके बिना हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल हो, अगर वो अपना जीवन यापन इसके बिना नहीं कर पाएगा, यानी ऐसा राइट जिसके बिना कोई इंडिविजुअल अपना जीवन यापन नहीं करने में सक्षम हो, उसको फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। मतलब कि किसी भी सिटीजन ही नहीं, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, एनी इंडिविजुअल पर्सन रिक्वायर्ड मिनिमम सपोर्ट फॉर द लिविंगहुड। तो उसके लिविंगहुड के लिए मिनिमम सपोर्ट के प्रोवाइड करें, उसके लिए ज़रूरी हो, वही चीज़ उसी को फंडामेंटल कहते हैं। जैसे आप कितने भी अमीर हो, लेकिन आपको रिस्पेक्ट ना मिले तो आपका सब कुछ खराब है। ठीक है ना, रिस्पेक्ट, आप कितने भी कोई पावरफुल हो, कुछ भी हो, लेकिन रिस्पेक्ट ना हो, आपको हर जगह से आपका शोषण हो, एक्सप्लॉयटेशन हो, तो आपको आप अपना जीवन को नरक हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर फंडामेंटल राइट में कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है। फंडामेंटल राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में है। कितने में है, पार्ट 3, पार्ट 3 में है। ठीक, और ये पार्ट 3 में कितने हैं, तो इस पार्ट 3 में आप देखेंगे तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, ठीक, 35 तक है। समझ में आ रहा है ना, तो इतना। अब इसमें है कि
इस जो 35 जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 आर्टिकल हैं, इन आर्टिकलों को 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कितने? 6 और कुछ अदर, तो 6 ग्रुप में, जिसमें से अगर यहाँ पर देखा जाए तो मेन जो हैं 35 में से मेन आर्टिकल हम देखें तो 12 से लेके 32 तक, ये मेन है। अगर इसको और भी कम किया जाए तो मेन अगर देखा जाए जो वो आप देखेंगे 14 से लेके 30 तक, ठीक, 14 से लेके 30 तक, ये फंडामेंटल राइट है। ठीक, अब इन्हीं को सपोर्ट करने के लिए, चाहे इनको बचाने के लिए कुछ और भी हैं। तो ये 14 से 30 तक के आर्टिकल को हम देखते हैं तो इनको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने? 5 पार्ट, 5 ग्रुप में रखा गया है। दोस्तों, आपके लिए एक सेंटेंस है यहाँ पर जो आपके सभी फंडामेंटल राइट को, इसमें जो मेन फंडामेंटल राइट हैं उसको कवर किया गया। इस सेंटेंस को आप रट लेंगे तो आपको समझिए कि आप सब सेंटेंस का क्रम भी देख, सब फंडामेंटल राइट का क्रम भी जान जाएंगे और आपको यहाँ से बहुत आसान भी होगा। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस सेंटेंस को जाने ही, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सेंटेंस को आप बस 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको सीक्वेंस भी मालूम चल जाएगा, ठीक ना। तो आपको अगर थोड़ा सा सेंटेंस को हम एक्सप्लेन करें तो हम यहाँ पर यही बताना चाहते हैं, यार क्या हो क्या रहा है, कि यहाँ पर हम जो डिस्कशन है, यहाँ पर जो हम डिस्कशन यहाँ पर क्या है इस सेंटेंस में, तो ये क्या बोल रहा है कि ला प्रोवाइड द इक्वल फ्रीडम अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस कल्चर एंड एजुकेशनल विथ रेमेडी। तो जो ला है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है? इक्वल फ्रीडम अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कल्चर एंड एजुकेशन विथ रेमेडी। यानी जो ला है हमको इक्वल फ्रीडम प्रोवाइड, सबको समान आज़ादी प्रोवाइड कर रहा है। किसके अगेंस्ट में? तो एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में, कोई आपको एक्सप्लॉइट न कर दे। और किस प्रकार के एक्सप्लॉइटेशन? तो यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम, आपके जो रिलीजन है उसके रिलेटेड, आपका कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, और इसको सुरक्षा करने के लिए उपचार भी दिया है, रेमेडी। ठीक, तो अब यहाँ पर इसको ग्रुप को देखते हैं तो जितना ये लाइन जो जिसके अंडरलाइन जो किया गया वर्ड, वो सब एक ग्रुप है। क्या है? वो एक ग्रुप है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ला, ठीक, ला जो है आर्टिकल 13 में डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज ला। ठीक, आर्टिकल 13 में देखेंगे तो इसके लिए बहुत सारा झगड़ा भी हुआ आर्टिकल 13 को लेके, ठीक ना। आर्टिकल 13 को ये अगर देखा जाए तो आर्टिकल 13 में फर्स्ट, आर्टिकल 13 में देखें तो यहाँ पर क्या है कि आर्टिकल 13 1 है, 2 है और 3 है, ठीक, फिर उसके बाद 4 भी है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आर्टिकल फर्स्ट है ये बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ठीक ना, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स की बात करता है, ठीक। सेकेंड जो है ये बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वेलेबिलिटी। क्या? सर्वेलेबिलिटी, या तो आप इसको बोल सकते हैं पृथक्करण। थर्ड है, इसको बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, ठीक। फोर्थ है, ये अमेंडमेंट है थोड़ा सा, जो बोला गया है कि जो भी कुछ होगा 33 में कुछ भी होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा? तो 368, ठीक है ना। मतलब कि आप 360 एज पर 30 हावी नहीं होगा, ये बात कहा गया, ठीक। ला का डिफिनीशन चेंज किया गया। और यहाँ पर एक और, यहाँ पर 13 का 3 में ही ला का डिफिनीशन बताया गया क्या क्या ला है। तो ला वो सभी एक्ट है, सभी एक्ट, पॉलिसी, ठीक है ना, सब ला के अंदर आती है। और बहुत सारे जो आर्डर हैं जिससे ह्यूमन राइट पर इन्फ्लुएंस करता है उसको। और यहाँ पर एक और 13 में एक और है कि 13 जो बोलता है कि ये फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट को। और यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हम एक और बात करें, ठीक, अगर एक और बात करें तो जो 13 का 2 है, यानी 13 का 2 जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वेलेबिलिटी, यहीं पर एक प्रॉब्लम है।
यहीं पर हमें आर्टिकल 13 वर्सेस आर्टिकल 368 का लड़ाई भी दिखाई देता है। और इस लड़ाई में ये बोला गया है, ठीक, इस लड़ाई में जो 13 का 3 जो 13 का 2 में जो लड़ाई है, इसमें ये बोला गया है, ये लड़ाई क्या थी कि सबसे पहले शंकरी प्रसाद केस है, शंकरी प्रसाद केस, ठीक। शंकरी प्रसाद केस में बोला गया कि 13 है ये 368 को कंट्रोल करता है, मतलब 368 को कंट्रोल करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं, 368 को 13 कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक। तो शंकरी प्रसाद केस, अब इसी केस के बाद फिर आया क्या, सज्जन सिंह केस, सज्जन सिंह केस है, ये 1951 में है, ये 1965 में सज्जन सिंह केस। अब इसमें भी सेम केशवानंद क्या बोलते हैं, शंकरी प्रसाद केस को सुप्रीम कोर्ट सेम रिपीट करता है, ठीक। अब उसके बाद आते हैं गोलकनाथ केस, क्या, गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस जो आता है, ये पूरी कहानी ही पलट जाता है। कब आता है, तो 1967 में पूरी कहानी पलट देता है। और कहानी क्या कर देता है, कह देता है कि 13 जो है इसको 368 को कंट्रोल करेगा। मतलब कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 को आप 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए है, इसका यूज करके आप 13 को नहीं कर सकते हैं। 13 में जो भी कंट्रोल हो, जो भी लॉ है, यानी लॉ जो आर्टिकल 13 का 3 है उसमें लॉ का डिफाइन किया गया, तो लॉ में यही बोला गया है कि 13 का 3 जो 13 है वो 368 को कंट्रोल करेगा। मतलब कि आप कुछ भी संविधान में संशोधन करेंगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो 13 मतलब फंडामेंटल राइट को प्रभावित करे। ये झगड़ा था। अब उसके बाद एक गोलकनाथ के बाद आता है केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस 1973 जो है ये केस आता है और ये बोल देता है फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है, ठीक, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है। और बेसिक स्ट्रक्चर में ये बोलता है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकती है, लेकिन कब उसका बेसिक स्ट्रक्चर को बनाए रखनी पड़ेगी। तब यहाँ पर फिर वही कहानी हो जाती है कि जो आर्टिकल 13 है 368 से ही कंट्रोल होगा, ठीक। लास्ट में फिर वही घूम फिर के फिर आ जाते हैं। तो आपको ये 4 केस ये आपको याद होना चाहिए जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 13 से है, ठीक। उसके बाद आते हैं इसमें, अब हम बात करते हैं, यह तो हो गया। फिर उसके बाद इक्वल, तो ये इक्वल क्या है, इक्वलिटी की बात कर रहा है, इक्वलिटी, ठीक है ना, इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, ठीक। तो राइट टू इक्वलिटी जो है ये हमारे, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि हमको भी दिखाई दे। राइट टू इक्वलिटी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहाँ गया, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक का ग्रुप है, ठीक। अब यार आप बात करते हैं फिर फ्रीडम की, फ्रीडम ऑफ फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, क्या, राइट टू फ्रीडम। तो ये कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है, ठीक। अब किस बात करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं, इसका अगेंस्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कोई भी आपका राइट जो है उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है तो उसकी बात करता है एक्सप्लॉयटेशन। तो ये कौन सा का आर्टिकल में है, तो 23 से लेके 24 तक है, ठीक। उसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये कौन से आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 25 से लेके 28 तक है, ठीक। फिर उसके बाद आता है आपका कल्चर एंड एजुकेशन, कल्चर और एजुकेशन राइट है, ये आपका 29 एंड 13, ठीक। उसके बाद आती है रेमेडी, मतलब कि आपका कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेट हो रहा है तो आप रेमेडी के तहत आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आप 32 आर्टिकल है और सुप्रीम हाई कोर्ट के लिए 226 के तहत आप जा सकते हैं। तो ये रेमेडी है, 32 आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट में है, ठीक। ये तो बाद में मिलता है, ठीक है ना। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अब इसमें
देख जैसे जैसे आएगा उसी वैसे हम डिस्कशन करेंगे। अब जैसे इक्वलिटी है, अगर फंडामेंटल हम राइट टू इक्वलिटी की बात करें तो इसमें हम दो इक्वलिटी पाते हैं। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दो टाइप के इक्वलिटी प्रोवाइड किया गया है। फंडामेंटल इक्वलिटी की बात करेंगे तो इसमें दो टाइप की इक्वलिटी प्रोवाइड की गई है। ठीक है ना, कौन कौन सी इक्वलिटी? तो एक बात की गई है, एक बात की गई है हमें इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक, इसको बुलाते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ फर्स्ट है। दूसरा की बात की गई है प्रोटेक्शन ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका मतलब क्या है कि लॉ के सामने सभी लोग इक्वल हैं। ये कहाँ से लिया गया है? तो यूके से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? यूके से। प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी में दो बात की गई है। राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14 में जो है दो बात की गई है। ठीक, तो इक्वल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अब हम देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम सभी फंडामेंटल राइट को एक जगह इकट्ठा कर दिए। अब ये लाइन को आप याद कर लीजिएंगे तो आपको उस पूरा सीक्वेंस मिल जाएगा। ठीक है ना, राइट टू इक्वलिटी एक बार और बता देते हैं। तो ये राइट टू इक्वलिटी बताता है, ये लॉ को बताता है, आर्टिकल 13 है। ये इक्वल मतलब राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। ठीक, 14 से लेके 18 तक। फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम 19 से लेके 22 तक। ठीक, एक बार रिवाइजन कर दे रहा हूँ। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक, 23 एंड 24 है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपका 25 से लेकर 28 तक है, 25 से लेकर 28 तक। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट जो है ये आपका कल्चरल एंड एजुकेशन राइट आपका है 29 एंड 30 और रेमेडी जो है 32 में प्रोवाइड की गई है। ठीक, तो आपको इतना बेसिक मालूम होना चाहिए, इसको आप याद होना चाहिए। क्रम भी इसमें सीक्वेंस सब ध्यान में रखा है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? राइट आर क्लेम ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। तो देखिए कुछ फंडामेंटल राइट जो हैं, अब जब सिटीजन के लिए है, कुछ फंडामेंटल राइट फॉरेनर के लिए भी हैं। ठीक है ना, फॉरेनर पीपल जो आए हैं, जैसे विदेश के लोग कुछ आए हैं यहाँ पे इंडिया में रह रहे हैं, तो उनके जैसे घूमने के लिए, टहलने के लिए, टूरिज्म के पर्पज़ या किसी और पर्पज़ से आए हैं, तो उनके लिए भी फंडामेंटल राइट में कुछ प्रोविज़न प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि आप देखेंगे अब आर्टिकल 15 है। ठीक, आर्टिकल 16 है। ठीक, आर्टिकल 19 है। ठीक है ना, ये फॉरेनर के लिए भी प्रोवाइड किया गया है। और आर्टिकल केवल ये गड़बड़ा गया, ओनली सिटीजन के लिए यूज है, मैं फॉरेनर बोल दिया। सिटीजन के लिए कौन? तो 15, 16, 19 और 29 और 30, ये जितने भी 5 आर्टिकल हैं केवल सिटीजन के लिए अवेलेबल हैं। ठीक, बाकी अब ये विदेशियों के लिए, फॉरेनर के लिए नहीं। ठीक है, ठीक। एस राधाकृष्णन जो है उन्होंने बोला था राइट आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट बिकॉज it was essential for the personality development. Parliament cannot make the law against, but basic structure को नहीं। Fundamental right can be suspended during the emergency. What is mean by the rule of law? Rule of law का मतलब होता है कि यहाँ पर सभी लोग, यहाँ पर किसी पर्सन का नहीं चलेगा, यहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ यानी लॉ का ही कानून नियम चलेगा। ठीक, यहाँ पर केवल कानून का ही चलेगा। ठीक है ना, अभी नहीं यहाँ पर डिक्टेटरशिप या कोई पर्सन आके कहे कि मेरा चलेगा, तो यहाँ पर नहीं, अब यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, मतलब कि एक ही न्याय होगा, एक ही कानून होगा। ठीक, सबके लिए। विच मेन फीचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ क्या? लिमिटेशन ऑफ पावर। यहाँ पर क्या किया गया है कि पावर को लिमिटेड कर दिया गया। मेन फीचर आपका देखेंगे तो लिमिटेशन ऑफ पावर प्रोवाइड किया गया है सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक, तो रूल ऑफ लॉ का मेन फीचर ये कि गवर्नमेंट को लिमिटेड कर दी है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, लिबर्टी या सिविल राइट है। इक्वलिटी बिफोर लॉ 14 का फर्स्ट। ठीक ना, लिबर्टी की बात की गई है, सिविल राइट की बात की गई है।
नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट हैव बीन प्रोवाइड द सिटीजन टू सिटीजन। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है वो फंडामेंटल राइट को प्रोवाइड किया था? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, पार्ट 3 में। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फंडामेंटल राइट इन इंडिया, दे आर ग्रांटेड अगेंस्ट द स्टेट एक्शन। करेक्ट, स्टेट के अगेंस्ट भी प्रोवाइड किया, क्योंकि स्टेट बहुत पावरफुल होता है। ठीक, दे इनोर्मेंट इन पार्ट ऑफ 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, इंश्योर द सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये फंडामेंटल राइट जो है हमारी सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस को इंश्योर करती है। आप एक ध्यान देने वाली यहाँ पर बात है कि सोशल और इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस जो है ये प्रियम्बल में जस्टिस वाले पार्ट, ठीक है ना, जस्टिस वाला पार्ट है, वही सीक्वेंस भी है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक, जस्टिस। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन पुट एब्सोल्यूट लिमिटेशन ऑन लेजिस्लेटिव पावर? तो पुट एब्सोल्यूट लिमिटेशन, आर्टिकल 14 जो है पुट, क्या है आर्टिकल 14? राइट टू इक्वलिटी। क्या है? राइट टू इक्वलिटी। तो इसमें क्या क्या है? 2 चीज़ें हैं, राइट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द रिट इशू बाय द कोर्ट इन इंडिया आर्डर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर यहाँ पर आर्डर बताना है कि सबसे पहले कौन सा, उसके बाद कौन सा, ठीक ना। कंसिडर द फॉलोइंग, कौन कौन से रिट यहाँ पर किया जाता है? 32 के अंतर्गत और 226 के में ये पावर दिया गया है कि कोर्ट रिट ला सकता है। तो इसमें 5 रिट की बात की गई है। किसमें? क्या? 5 रिट, ठीक, 5 रिट की बात की गई है। उसमें 5 रिट है। जो पहला जो है हेबियस कॉर्पस, क्या? हेबियस, आप इसको याद कर लीजिए, हेबियस कॉर्पस, ठीक, हेबियस कॉर्पस। सेकेंड जो है मैंडमस, थर्ड जो है प्रोहिबिशन, ठीक। फोर्थ जो है सेसोरियो, फिर उसके बाद 5 जो है, 5 जो है वो अब क्यू वारंटो, ठीक, वारंटो, बस इतना शॉर्ट फॉर्म में, क्यू वारंटो, ठीक ना। अब इसका मतलब क्या होता है इसको जानना भी जरूरी है। तो हैबियस कॉर्पस यहाँ पर बोला गया था, हैव, इसका ये लैटिन वर्ड है, तो हैव बॉडी, हैव इसका मतलब होता है हैव बॉडी, मतलब कि आप इसमें बॉडी को प्रेजेंट करो। तो यहाँ पर लिखा गया हैव बॉडी, तो हैव बॉडी को प्रेजेंट करो कोर्ट में, सामने लेके आओ। कोई गायब हो गया है, कोई पुलिस अगर अरेस्ट करके लेके चल जाती है और 3-3 4-4 महीने रखे रहते हैं, तो आप कोर्ट में जाते हैं और बोलते हैं कि फलाना आदमी, कोई भी किसी के पर्सनल के विरुद्ध जा सकता है। ये नहीं कि वही आदमी जाएगा, वो आदमी किडनैप हो गया हमारे, तो उसको क्या पुलिस ने उठा लिया, स्टेट ने, तो उसमें क्या करेगा? वो जाएगा कोर्ट में, कहेगा कि इन आदमी को प्रेजेंट किया जाए, कहाँ पर है। मैंडमस, मैंड मतलब कि पागल, सीधे यन को हटा दीजिए अगर भूल जाए तो। मैंड मतलब पागल, मतलब कि उस अधिकारी के लिए जो अपने पावर का मिसयूज करने में क्या हो गया, पागल हो गया, पगला गया है और अपने पावर का मिसयूज कर रहा है, तो यहाँ पर मैंडमस बोला गया है। प्रोहिबिटेशन मतलब कि उस ना, अब इसमें प्रोहिबिटेशन मतलब कि इसमें आपको रोका जाएगा। जैसे कोई अधिकारी है, वो अपना सही से काम नहीं कर रहा है, तो इसमें हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को आदेश देगा कि भैया उसको रोको, उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, ठीक ना, तो उसको रोकने के लिए। या सेसरियो में मतलब कि इसमें क्या होगा कि कोई भी संस्था, इंस्टीट्यूट है, किसी का फंडामेंटल राइट को वायलेंट कर रही है और उसमें वो सुनवाई ही नहीं कर रहा है, जैसे मान लो लोअर कोर्ट में आप केस डाल के छोड़ दिए हैं, वो सुन ही नहीं रहा, तो हायर कोर्ट उसको आदेश देगा कि फटाक से इसको ख़त्म करो। ऐसा नहीं हो सकता है। उसी तरह से अब 91 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये केवल कोर्ट पर ही नहीं, सेसोरियो पहले कोर्ट के लिए था, ठीक, इसमें सी लिखा है तो आप याद कर लीजिएगा, सी है ना सेसोरियो में, तो कोर्ट के लिए पहले था, लेकिन बाद में बोला कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी 91 से लागू होगा, कि वो अगर कोई केस पेंडिंग रखते हैं या कुछ भी करते हैं तो उनके अगेंस्ट
ठीक है, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, उनको ख़त्म करना है। और एक चीज़ और है, जैसे अब प्रोविटेशन जो है और ये सेसरियो है, ये दोनों क्या है कि लेजिस्लेटिव बॉडी और प्राइवेट बॉडी के लिए अगेंस्ट हम नहीं कर सकते हैं। क्या ये याद रखें, प्रोविटेशन और सेसरियो जो है अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी और प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट जा सकते हैं। ठीक, क्वांट इरन क्यू वारंटो में मतलब कि आप बिना कोई एजिबिलिटी के अपने पद पर आप इस ग्रहण कर लें, तो उसमें ये क्यू वारंटो रिट इशू की जाती है कि आप बताइए कि आप इस पोस्ट के लिए कैसे एलिजिबल हैं। ठीक, तो यही आपका, तो यहाँ पर विथ रेफरेंस द मैंडेमेंट्स विल, यहाँ पर मैड लिखा है ना, तो मैड का मतलब क्या है, यहाँ पर यहाँ भूल जाइए, तो मैड का मतलब पागल। तो यहाँ पर क्या हो कि पावर के नशे में चूर होकर पगला गया है। ठीक ना, कौन अधिकारी। ठीक, हम इसमें अधिकारी के ही खिलाफ जा सकते हैं, इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं जा सकते। विल नॉट लाई अगेंस्ट द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इज इन ट्रस्ट विद द पब्लिक ड्यूटी। ठीक, तो जब तक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक ड्यूटी नहीं कर रही होगी तब तक नहीं। मान लीजिए कि कोई संस्था है, वो रोड बनाने का चार्ज ली है, या पुल बनाने का चार्ज ली है, या नाली बनाने का चार्ज ली है, एनजीओ कोई, तो एनजीओ तो प्राइवेट हो गया। या कोई एजेंसी है, वो तो ली है कि हाँ यहाँ पर हम नाली बनाएंगे। ठीक, लेकिन वो अपने पावर में इतना चूर है कि वो नाली नहीं बनवा रहा है। ठीक, या तो कुछ भी, एनी राइट। ठीक, मैंडेमेंट्स विल नॉट लाई अगेंस्ट द कंपनी इवन दोज द में कंपनी इवेंट दोज में गवर्नमेंट कंपनी ना, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो हम जाएंगे, मैंडेमेंट्स की तरह जाएंगे। ठीक ना, तो ये सही है, ये गलत है। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पिटिशनर टू मूव द कोर्ट ऑब्टेन द क्यू वारंटो राइट टू क्यू वारंटो। ठीक, तो कोई भी माइंडेड पर्सन, कोई भी एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पर्सन मूव टू, कोई भी जा सकता है आप। हाँ, तो किसी का भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो कोई भी पर्सन आप कोर्ट जा सकता है, चाहे फॉरेनर हो चाहे सिटीजन हो। बस उसमें ये ध्यान देना है कि कुछ राइट जो है फॉरेनर के लिए नहीं है, तो इसमें केवल 1 और 3 ही करेक्ट है। इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन किसमें, इक्वल प्रोटेक्शन आपका आर्टिकल 14 का फर्स्ट में है। 14 का 2, 14 में, आर्टिकल 14 में 2 है, इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये आर्टिकल 14 का इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 का 2 में है। ठीक, आर्टिकल 14 का फर्स्ट में क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है। क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये यूके से लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन की बात की जो की गई है आर्टिकल 14 के 2 में, ये लिया गया है यूएस से। ठीक, नेक्स्ट, राइट टू इक्वलिटी इज गिवेन। राइट टू इक्वलिटी जो है ये फंडामेंटल राइट है। इसमें पांच पांडवों की तरह इसमें है। ठीक ना, तो इसमें 5 पांडवों की तरह समझिए कि 5 दिया गया है। क्या, 5। और इसमें यहाँ पर ये चीज़ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो फंडामेंटल राइट में 5 गो जो दिया गया है आर्टिकल 14, बहुत देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। फंडामेंटल राइट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं तो आपको राइट टू इक्वलिटी, राइट टू, देखिए फंडामेंटल राइट थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसको आप पढ़ लेंगे बढ़िया से तो हमेशा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जो पहला हमारा राइट है क्या है, फंडामेंटल राइट जो है पहला राइट टू इक्वलिटी है। क्या, राइट टू इक्वलिटी। ठीक, तो राइट टू इक्वलिटी किसकी बात कर रहा है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है, तो किसकी बात कर रहा है, 14 से 18 तक है, तो ये बात कर रहा है आपका पॉलिटिकल राइट की। ठीक है ना, इसकी बात कर रहा है, तो पॉलिटिकल राइट की बात कर रहा है। फर्स्ट, राइट टू इक्वलिटी, पॉलिटिकल राइट की बात कर रहा है। सेकेंड क्या है, राइट टू फ्रीडम।
राइट टू फ्रीडम किसकी बात कर रहा है? ठीक, तो ये आपको बोलने, कहने, घूमने सबकी आज़ादी है, ठीक ना। आप कोई आप ऊपर ऑफेंस लग गया, लिबर्टी है, आप एजुकेशन का है, तो क्या ये भी आप देखें तो एक पॉलिटिकल पॉलिटिकल और कुछ इकोनॉमिकल, ठीक, पॉलिटिकल और कुछ इकोनॉमिकल, ठीक, मिक्स है। थर्ड आप देखेंगे तो प्योर जो अगेंस्ट है, तो इसमें आप देख रहे हैं वुमेन, लेबर और फोर्स, तो यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है ना, ठीक, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे तो सोशल से शुरुआत हो जाती है, ठीक। तो थर्ड में आपका देखेंगे तो यहाँ पर ही पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, ठीक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ में बात करेंगे तो फोर्थ ग्रुप में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। फ्रीडम ऑफ रिलीजियस आप देखेंगे तो किसकी बात है, ये सोसाइटी, रिलीजन किस में है, सोसाइटी में ही तो होती है, ठीक। तो आप देखेंगे कि 25 से लेके 28 तक ये सोशल है। फिर उसके बाद देखेंगे 29 और 30 जो है, इसको ध्यान से देखेंगे तो ये भी आप तरह से सोशल ही दिखाई देगा। तो आप देखेंगे तो पूरा आपको पूरा फंडामेंटल राइट में अगर गौर से देखें तो आपको 3 ही कैटेगरी मिलेगी, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ठीक। तो राइट टू इक्वलिटी गिवेन इन राइट टू इक्वलिटी गिवेन इन आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, और राइट टू इक्वलिटी जो है इसका रेंज जो है 14 से लेके 18 तक है, ठीक ना। 14 में क्या बोला गया है, राइट इक्वल प्रोटेक्शन एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। 15 में बोला गया है प्रोहिबिटेशन के बारे में, आप पांच कैटेगरी जो है वहाँ पर आप प्रोहिबिटेड, किसी को रोक नहीं सकते हैं जाने, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं किसी को जाने से। इसमें 6 आर्टिकल, इसमें 6 क्लाज है 15 में, और 16 में 6 क्लाज है, ठीक ना। तो इसमें आप 6 आर्टिकल 15 में आप जो है किसी को आप पब्लिक प्लेस पर जाने या डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का ग्राउंड 5 ग्राउंड है। कौन कौन से ग्राउंड है, तो पहला ग्राउंड है रिलीजन, दूसरा ग्राउंड है रेस, तीसरा ग्राउंड क्या है, कास्ट, फोर्थ ग्राउंड क्या है, जेंडर, यानी जेंडर के बेस पर आप नहीं कर सकते हैं, और फिफ्थ ग्राउंड क्या है, बर्थ प्लेस। आप ये 5 के आधार पर वनली बोला गया है, देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन में आप जब पढ़ेंगे तो वनली बोला गया है, वनली 5 क्राइटेरिया दी गई है, इसके बेस पर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। कहाँ पर, तो इसमें आर्टिकल 15 का फर्स्ट क्लाज, पंद्रह का फर्स्ट में जो है बात किया गया है डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड पर। फिर उसके बाद 15 में ही डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड, 15 का फर्स्ट क्लाज में बोला गया है पब्लिक प्लेस पर आप किसी को जाने से रोक नहीं सकते हैं, ठीक ना। क्या पब्लिक प्लेस पर जाने से, पहला क्लाज है 15 का पहला क्लाज, पब्लिक प्लेस पर आप जाने यूज करने से नहीं रोक। पब्लिक प्लेस वो प्लेस होता है जहाँ पर सरकार किसी प्रकार का इन्वेस्ट कर रही हो, किसी प्रकार का फंड प्रोवाइड कर रही हो, सब पब्लिक प्लेस है, ठीक है ना। जैसे आप मॉल में गए, किसी मॉल में जाते हैं तो वो भी एक पब्लिक प्लेस है। मॉल वाला आपको नहीं बोल सकता है कि आप इस तरह से आइए चाहे उस तरह से आइए, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है आपके, ठीक है, ठीक। दूसरा में बोला क्या है, दूसरा क्लाज में है, लंबा हो जा रहा है वीडियो ना, तो क्लास डिस्कशन करने से, क्लास डिस्कशन किया जाए ना किया जाए वीडियो तो लंबा हो जाएगा। अगर डिटेल में समझना है, एक पॉइंट को समझना है तो वीडियो डिटेल हो जाए। मैं कहता हूँ फंडामेंटल को डिटेल होने दो, ठीक ना। जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा वो स्किप कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको समझ में तो आए बढ़िया से कि क्या है, ठीक ना। क्या बोल रहे हो संतोष, सही करूँ, लेके चलूँ? हाँ लेके चलना, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 15 में 6 क्लाज है, ठीक। जिसमें से पहला क्लाज बोलता है कि 5 ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक। 5 ग्राउंड बताया, रिलीजियस,
रेस, कास्ट, जेंडर और बर्थ प्लेस, ये 5 ग्राउंड पर। ठीक, उसके बाद इसमें दूसरा का है, दूसरा किसकी बात करता है तो पब्लिक प्लेस की बात करता है। किसी भी पब्लिक प्लेस पर उसके कास्ट 5 ग्राउंड के बेस पर ही 5 ग्राउंड के बेस पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। ठीक, थर्ड बोल रहा है, थर्ड ये स्पेशल बन जाता है किसके लिए, तो ये वुमन और चाइल्ड के लिए, वुमन एंड चाइल्ड के लिए स्पेसिफिक है कि इनके लिए सरकार कुछ प्रोवाइड करे, स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकती है थर्ड के वुमन और चाइल्ड के लिए। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि वुमन और चाइल्ड के लिए दे रही है तो जो 15 का एक है उसका डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, नहीं। ठीक, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया ताकि क्यों कि ये सोसाइटी में लोग दबे हैं, इनके दबाया गया है सोसाइटी में। जब दबाया गया सोसाइटी में तो इनको ऊपर लाने के लिए सरकार इनके लाइवलीहुड को अच्छा करने के लिए सरकार कुछ एक लाठी थमा रही है कि चलो लाठी पकड़ो और चलो सेफगार्ड प्रोवाइड कर रही है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो ट्रेन में एक बोगी जो होती है वुमन के लिए होती है और चाइल्ड और विकलांग के लिए होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे ग्राउंड को डिस्क्रिमिनेट कर जेंडर बेस पर। ठीक, जैसे जेंडर बेस है, जेंडर बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है, तो ये डिस्क्रिमिनेट नहीं, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ठीक, अब उसके बाद क्लास फोर्थ बात करता है कि वीकर सेक्शन को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, किसमें, तो सोशल और एजुकेशनल। ठीक, 4 में ही सोशल और एजुकेशनल की बात की गई है और यहाँ पर आता है रिजर्वेशन। तब यहाँ पर का सोशल और इकोनॉमिकल नहीं, एजुकेशनल वीकर सेक्शन को, वीकर सोशल इकोनॉमिकल वीकर जो है, वीकर हैं, क्लास हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, उनके लिए क्या हुआ कि इनको एक तरह से रिजर्वेशन दिया जाए। तो ये 4 एक अमेंडमेंट किया गया था, ये पहला अमेंडमेंट था, ये फर्स्ट अमेंडमेंट था। इतना याद दिया, 15 का 4A जो है फर्स्ट अमेंडमेंट था, कब हुआ था 1951 में। और यही फर्स्ट अमेंडमेंट को लेके फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था मद्रास हाई कोर्ट में, वही। ठीक ना, और कौन किया था तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा केस में था जिसमें चैलेंज किया गया था। ठीक ना, चंपक दुरई केस याद है किसी को, चंपक दुरई केस? ठीक, नहीं याद है, कोई बात नहीं। तो ठीक ना, चंपक दुरई केस के अंदर इसको चैलेंज किया गया। फिर उसके बाद 15 का, जो कि इसको रिमूव करते हैं, 15 में कितना हो गया, 4 हो गया। पचमा किस लिए, तो 5 जो है ये ओबीसी के लिए, ओबीसी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, 27% रिजर्वेशन यहाँ से शुरू होता है। ठीक, इसको सपोर्ट करता है कौन, आर्टिकल 15 आर्टिकल को जो है 16 आर्टिकल सपोर्ट करता है। ठीक है ना, 15 को आर्टिकल 16 सपोर्ट करता है। ठीक, और इसी को आर्टिकल 16 में आप देखेंगे तो इंदिरा साहनी केस, यानी 15 और 16 जो है एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। 15 बोलता है और 16 इसको सपोर्ट करता है कि चलो मैं तुमको ठेंगुना दे रहा हूँ, एक लकड़ी दे रहा हूँ। ठीक ना, अब 6 जो है EWS के लिए, ठीक, EWS को सपोर्ट कर के बारे में बात किया है। ठीक, जहाँ से इनको 10% रिजर्वेशन मिला। ठीक है ना, अब 16 की बात हुई तो 16 क्या है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक, क्या है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक, इसमें भी 6 क्लास हैं। ठीक, इसमें भी 6 क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में तो आपको मिलता है पब्लिक आपको क्या बोलते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑल सिटीजन इन द केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, नो डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा फिर बोलता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किस पर नहीं होगा, वही 5 ग्राउंड है। ठीक, 5 ग्राउंड के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक ना, फिर उसके बाद थर्ड बोलता है, थर्ड 5 ग्राउंड, यहाँ तक एक और जोड़ दिया गया कि आपके पूर्वज, यानी 6 ग्राउंड बोल दिया गया। ठीक ना, 6, 7, यहाँ पर अगर देखें तो 7 ग्राउंड मिलता है, किसमें, तो क्लास 2 में, क्लास 16 का 2 में आप देखेंगे वास्तव में तो 5 नहीं 7। ठीक, तो 7 ग्राउंड मिलता है 2 में, 7 ग्राउंड। ठीक, 7 ग्राउंड में पहला ग्राउंड क्या है, तो रिलीजियस, दूसरा रेस, तीसरा कास्ट, चौथा क्या है आपका 6 मतलब जेंडर, पाँचवा क्या है बर्थ प्लेस BP, छठा क्या है, तो छठा का ग्राउंड है
रेसिडेंशियल मतलब आपका निवास स्थान। फिर 7वां का आपका पूर्वज से रिलेटेड डिसेंट। ठीक है, आपके पूर्वज अगर चोर डकैत या कुछ हो तो उस पर आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। ठीक, अब इसके बाद 6 क्लास आपका 6 क्राइटेरिया मिल गया आपका। थर्ड जो 16 का थर्ड बोलता है, क्लास थर्ड, ये बोलता है कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात करता है, सम सीट रिजर्वेशन की बात करता है। कौन किसके लिए? तो आप ST ST के लिए रिजर्वेशन की बात करता है। फोर्थ क्लास आप देखेंगे तो यहाँ पर आता है रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास के लिए, OBC के लिए। ठीक, ठीक है ना। उसके बाद कहानी शुरू होती है, जब OBC को मिलता है रिजर्वेशन तो यहीं पर आता है इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि कैप लगा देता है, 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। और एक और आता है नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लेके आ जाते हैं। ठीक, नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्या है? 8 लाख है। 8 लाख से ऊपर आपकी इनकम है, 8 और 8 से, तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। तो ये आपको इतना मालूम होना चाहिए। ठीक, अब 16 का 6 में आप देखेंगे तो 6 में आपको मिलता है क्या? EWS। ठीक, 10% रिजर्वेशन इन पब्लिक प्लेस। ठीक ना। ठीक, 5 में OBC के लिए, 4 में प्रोवाइड किया था, 4 में ईद, ठीक ना, 4 में OBC के लिए प्रोवाइड किया गया था। और SC ST के रिजर्वेशन तो 15 में मिला है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ठीक ना, समझ में आ रहा है। और इसके बाद इंदिरा साहनी केस आती है कब? 1992 में। ठीक, तो ये आपका रहा। पूरा क्लियर हो गया होगा हमको जहाँ तक उम्मीद है। देखिए क्वेश्चन फिर पूछा, अंडर विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंक्लूड द प्राइवेट OBC किस में है? तो 15 का 5 क्लास में। देखिए मैं सब आपको बता दिया, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन केस। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन केस में क्या हुआ कि ये कब हुआ था? सबसे पहले 1992 में हुआ। 1992 में हुआ तो ये कब हुआ? रिगार्डिंग OBC और रिजर्वेशन के एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट आर्टिकल किसका? आर्टिकल 16 के। तो 16 किसके लिए? तो 16(4). ठीक ना, ठीक ना। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, द स्टेट कैन ट्रीट unequal differential within the objective of the creating a level playing field in social, economical and political. State country unequal की बात नहीं किया गया, इक्वल। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अनइक्वल डिफरेंशियल जो बात की गई है यहाँ पर, तो लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए सरकार कैन बी ट्रीट, जैसे उसमें क्या है, कहना क्या चाहता है यहाँ पर कि यहाँ पर ये कहना चाहिए कि सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन को ही देख के हम अनइक्वल डिफरेंस को देख सकते हैं, बाकी और किसी को नहीं। ठीक, एमंग द इक्वल ला स्कूल बी इक्वल एंड इक्वली एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक, दोनों करेक्ट है। और ये क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन भी सही कर रहा है, तभी तो रिजर्वेशन हमें प्रोवाइड हुआ है। ठीक, रिजर्वेशन जो 15 और 16 में दिया गया आर्टिकल में, वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि अनइक्वल डिफरेंस है। तो प्लेइंग फील्ड बराबर करने के लिए ये प्रोसेस हमें अपनाना पड़ा है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव precedent to the constitutional provision over the law made by the Union Parliament State Legislature. कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन गिव द प्रेसिडेंशियल टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ओवर द लॉ मेड बाय यूनियन एंड ओवर मेड बाय आर्टिकल 13 गिव द डिफिनीशन ऑफ लॉ। ठीक, किस में दिया है? तो थर्ड में, 13 का थर्ड देखेंगे, क्लास थर्ड में लॉ का डेफिनेशन दिया क्या क्या लॉ होगा और इसको कौन बना सकता है। ठीक ना, तो 13 के ऊपर जो भी होगा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर सब इसके अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं, इसमें बताया गया है। ठीक, विच आर्टिकल की बात कर रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू द
डिफरेंट कैटेगरी। तो कौन सा आर्टिकल है जो डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है? डिफरेंट कैटेगरी। आर्टिकल 19 है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए है, इसमें फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम के लिए है, जिसमें अलग कैटेगरी इसमें है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें देखा जाए, इसमें छः क्लाज हैं इसके। 19 के अगर देखें, आर्टिकल 19 के 6 क्लाज हैं, तो 6 अलग अलग डिफरेंट, ठीक ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम कहाँ से? तो 19 से 22 तक के बीच में है, ठीक, 19 से 22 में है, ठीक। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में जानना हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक, कि 19 क्या बोलता है, 19 किस लिए है। तो 19 आपका 6 राइट को रिगार्डिंग द फ्रीडम, जो 6 राइट प्रोवाइड किया गया है उसके बारे में बात कर रहा है 19, 6 राइट टू फ्रीडम के लिए, ठीक ठीक। जिसमें से 1A जो है आप देखेंगे, 1A फ्री स्पीच के लिए, राइट टू फ्री स्पीच के लिए बहुत बार पूछा जाता है, इसी में मीडिया आती है। फिर उसके बाद 20 की बात हुई, आर्टिकल 20 क्या बोलता है, ठीक। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? तो 20 बोलता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस। तो कोई आप ऑफेंस में, किसी ऑफेंस में आप क्या हो गए, ऑफेंस में आप कन्विक्टेड हो गए हैं, ठीक ना। तो कन्विक्टेड हो गए हैं तो आपको, अब तक अभी कन्विक्टेड हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको प्रोटेक्शन भी चाहिए ना, कि कहीं आपको प्रोटेक्शन ना मिले। जैसे आप पुलिस क्या कर रही है, मार दे, धड़ 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 इनकाउंटर कर दे रही है, तो कौन प्रोटेक्शन देगा? तो प्रोटेक्शन की बात की गई है, ठीक। अब इसी में आर्टिकल 21 है, तो आर्टिकल 21 बात कर रहा है, तो आर्टिकल 21 बात कर राइट टू लाइफ की बात कर रहा है, ठीक ना। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात कर रहा है, ठीक। और आर्टिकल 21A है इसमें, तो 21A जो है हमारा राइट टू एजुकेशन की बात कर रहा है, ठीक ना। एलिमेंट्री एजुकेशन कहाँ से, जीरो से लेके, यानी क्लास 0 से लेके या LKG से लेके या 1 से लेके कहाँ तक, तो यहाँ पर देखा है तो 5 साल से लेके 14 साल तक के, ठीक है ना। एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, ठीक। आर्टिकल 22 अब आ गया, तो आर्टिकल 22 में आपको अरेस्ट एंड डिटेंशन, जब आप किसी केस में अरेस्ट हो गए और डिटेंस हो गए तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक। 20 और 22 में आप ध्यान दीजिए, 22 में आप कन्विक्ट हैं ऑफेंस के लिए, तब प्रोटेक्शन मिल रहा है। और यहाँ पर अरेस्ट हो गए हैं और डिटेंशन भी हो गए हैं, ठीक ना, गायब कर दिए गए हैं भैया, समझ गए, ठीक। तो आपको यहाँ पर, ठीक। और इमरजेंसी लगने पर कौन सा, तो इमरजेंसी लगने पर 20 और 21 आपका ख़त्म नहीं होता है, ठीक ना, याद है। देखिए, आप लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे शिकायतें बोल रहे हैं कि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, तो लंबा वीडियो होगा क्योंकि हम पॉइंट जो भी इसके अंतर्गत, जो भी इसके अंदर में, इसके पॉइंट में जो भी कीवर्ड में छुपा हुआ है उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको धड़ाधड़ केवल पढ़ता जाऊँ तो उसको भी हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक्सप्लेन करने में मज़ा आता है, ठीक है ना। और जो पढ़ेगा, पढ़ने वाले लड़कों के लिए वो मज़ा ही आएगा। अगर डिटेल में उसको नहीं मिला थोड़ा सा, कोई मैं अलग तो लेके नहीं, इसको बार बार वही कर रहा हूँ, आप बार बार अलग अलग किताबों से पढ़ेंगे कि एक ही में पढ़ो और ख़त्म करो, तो ये वीडियो उनके लिए ही, ये समझिए, जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक ना। तो आप ऐसे पढ़िए कि ख़त्म हो जाए, ठीक। और इसको फिर दोबारा आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के हिसाब से ही हम लेके चल रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, इंड भी कर देंगे, ज़्यादा 1 घंटे से जा पार होगा तो बंद कर देंगे, क्या करेंगे आप लोग। चीज़ और है कि देखिए, आप इसको पॉज कर लो, रोक लीजिए ना, बाद में देखिए, ठीक ना। आप ऐसा नहीं कि इसको आप एक ही बैठे, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप बाद में देखिए, ठीक। देखिए, मेहनत करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको इसीलिए तो प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं, टाइम बचा के कहाँ लेके जाओगे, मूवी देखने, शॉर्ट वीडियो देखने, क्या देखने, घूमने, क्या, अगर, तो फिर सिलेक्शन लेने से मना, आपसे नहीं, सिलेक्शन नहीं हो सकता इस तरह से। तो जब आप अपना टाइम अदर काम में यूज करेंगे, पढ़ाई में नहीं करेंगे, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, नहीं होगा, ठीक। हम तो यही कहेंगे कि आप को देखना हो देखिए, नहीं देखना हो मत देखिए, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक ना, आपका चॉइस है, ठीक ना। मैं कितना समझा, कोई
एक सिंपल चीज़ है, मैं जानता हूँ। गांधी जी थे, समझाते रहे, कोई नहीं समझा तो हम कौन सा खेत के मूली हैं। बुद्ध जी समझाते गए, विवेकानंद जी समझाते गए, तो हम कौन सा खेत के मूली। माँ बाप आपके समझा रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं, तो हम कौन सा खेत के मूली हैं कि समझ जाएंगे। दिस योर लाइफ योर चॉइस, माई रूल माई लाइफ, क्या क्या स्लोगन लड़के लेके चल रहे हैं। चलो, तुम्हारा लाइफ तुम्हारा जानो, फिर कटोरा लेके घूमना क्या करना है, कोई नहीं पूछेगा। ठीक ना, नहीं कहीं होगा तो चपरासी, ये कहीं भी काम कराने जाओ तो कुछ नहीं सुनवाई होगी, कहीं नहीं, सिस्टम में नहीं हो तो तुम कहीं कुछ नहीं कर सकते। प्रोहिबिशन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ग्राउंड रिलीजियस, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड रिलीजियस, आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फंडामेंटल राइट ऑफ क्लासीफाई अंडर राइट टू इक्वलिटी। तो जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाए ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, तो यहाँ पर रिलीजियस ही नहीं ETC भी लिखा है, ठीक ना। तो ये राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, ठीक ना। और उसमें 15वां जो आर्टिकल है वो हमें डिस्क्रिमिनेशन से रोकने की बात कर रहा है, प्रोहिबिट फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन, ठीक ना। अब इसमें अब 5 ग्राउंड हैं, 5 ग्राउंड, जिसमें फर्स्ट ग्राउंड आपका रिलीजियस मिलता है, क्या मिलता है, रिलीजियस है। और सेकेंड ग्राउंड है आपका, ठीक है ना, फर्स्ट ग्राउंड रिलीजियस, सेकेंड ग्राउंड रेस, थर्ड ग्राउंड कास्ट, फोर्थ ग्राउंड क्या है, कास्ट है। कास्ट के बाद जेंडर है या सेक्स बोलिए। उसके बाद 5 ग्राउंड है बर्थ प्लेस, BP, ठीक, बर्थ प्लेस, ठीक ना। तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो आप मालूम कीजिए। Which equality is not include the fundamental right to equality as ensured in Indian Constitution। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप हर प्रकार की इक्वलिटी मिलेगी, लेकिन इकोनॉमिकल इक्वलिटी की बात नहीं की गई है, ठीक है ना। तो आपको दिमाग में रहे, आपको इकोनॉमिकल इक्वलिटी की कहीं बात नहीं करके आपको पैसा बांटा जाएगा और बराबर कर दिया जाएगा। अगर सबको बराबर कर दी, क्यों नहीं बांटा गया इक्वलिटी बराबर, क्यों? अगर सोचिए सबको पैसा है, सरकार बोल दे कि सबको इकोनॉमिक इक्वलिटी मिलेगी, इकोनॉमिक तो क्या होगा, लोग काम ही करना छोड़ देंगे, ठीक है ना। इसलिए सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान, लोग क्या हो जाएंगे, अकर्मण्य हो जाएंगे, कर्मण्यवादी का इस्तेमाल फलेसु कदाचना, ठीक है ना, ये कहानी खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 24 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ prohibited the employment of the child in factory related to hazard work is such provision एब्सोल्यूट प्रोहिबिटेशन है, प्रोहिबिटेशन माने रोक, एब्सोल्यूट है। देखिए आर्टिकल ये है, आर्टिकल ये चौथा, ये 4th कैटेगरी है, ठीक है ना। ये 3rd कैटेगरी है हमारे फंडामेंटल राइट का, 3rd कैटेगरी। तो 3rd कैटेगरी में क्या है, एक्सप्लॉइटेशन, अगर आपका एक्सप्लॉइट हो रहा है आपके जीवन को, या आपके हर चीज़ को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है आपका राइट, तो उसमें आपको ये राइट दिया गया कि आप राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आपका एक्सप्लॉइटेशन न हो, ठीक। तो इसमें इस कैटेगरी में 3 कैटेगरी में तो आर्टिकल 23 आते हैं और आर्टिकल 24 आते हैं, ठीक। तो आर्टिकल 23 जो बात करता है, आर्टिकल 23 बात करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से और फोर्स लेबर से, बंधुआ मजदूरी से, किसमें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बंधुआ मजदूरी, ठीक। और 24 सीधे स्पेसिफिक किसके लिए, तो चाइल्ड के लिए, सीधे चाइल्ड को प्रोहिबिटेड किया गया कि हजार्डस फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। ठीक, तो हजार्ड फैक्ट्री, ठीक ना, आपको ये मालूम है। विच प्रोविजन फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रेन, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रेन डायरेक्टली 24 से, ये एब्सोल्यूट है। यहाँ पर अगर आप एब्सोल्यूट प्रोहिबिटेशन मतलब रोका गया, एब्सोल्यूट रोका गया है, ठीक ना। तो 24 डायरेक्ट है किसके लिए, तो आपका चाइल्ड से रिलेटेड एक्सप्लॉइटेशन, यानी उनको हजार्ड प्लेस में काम कराया जा रहा है। इरिटेक्शन ऑफ आर इराडेक्शन ऑफ द ऑल टाइप सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, कम इन विच जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, सेकेंड जनरेशन में सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑल टाइप इरेक्ट किया जाएगा, कब, तो सेकेंड जनरेशन में, ठीक है। तो ह्यूमन राइट में जो है उसमें सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन तो भोग रही है, वो तो सफ़र कर रही है, लेकिन सेकेंड जनरेशन में ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर दिया, हर तरह के जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन में क्या क्या आते हैं ये जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं जानते हैं तो परीक्षा में पूछ देगा, फिर PCS का परीक्षा हो
IAS का परीक्षा उस समय कीवर्ड के साथ बहुत खेलता है, आपका लोअर खेलता है। तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन वो डिस्क्रिमिनेशन जिससे सोसाइटी आपको सरकार नहीं समाज के लोग आपको डिस्क्रिमिनेट करें, जैसे अनटचेबिलिटी ठीक। फिर उसके बाद आप दूसरे रिलीजियस के हैं, रिलीजियस आपका जन्म कहीं और, आप गोरे काले हैं, यानी रेस आपका प्रॉब्लम है, आप गोरे काले हैं, उस पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कारा है इसको भगा दो, छी होता है ना। फिर आपका कास्ट सही नहीं है, यहाँ लोअर कास्ट में है तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक। ठीक है, सब सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक ना। ठीक, नेक्स्ट अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज बीन एबलाइज। तो अनटचेबिलिटी 17 में ये एब्सोलूट है, कोई भी फंडामेंटल राइट हमें एब्सोलूट नहीं प्रोवाइड किया गया है, ठीक ना। कोई भी फंडामेंटल राइट आप देखते हैं तो वो हमें एब्सोलूट नहीं है, वो क्या है कि वो उसको सरकार चाहे तब चाहे उसको नेशन या इमरजेंसी के टाइम आपको ले लेगी, आपको नहीं मिला। लेकिन आर्टिकल 17 क्या है, एब्सोलूट है। आप कहीं भी कुछ भी अनटचेबिलिटी हो रही है, इमरजेंसी के टाइम भी हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो आपको ये कभी आपसे नहीं ले सकती है सरकार। इमरजेंसी के टाइम आपको 20 और 21 नहीं आपका जाएगा, ठीक ना। इतना मालूम रहे, मालूम का रहे, सबको मालूम है, ठीक। प्रोविटेशन एंड एवोल्यूशन अनटचेबिलिटी मे बाई अचीव बाई मेकिंग लॉ इम्प्रूव द एजुकेशन और पब्लिक गवर्नेंस। तो लोगों में पब्लिक गवर्नेंस बना दे कि भाई वुमेन सब बराबर हैं, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी धारणा है, ठीक ना। इसलिए तो हम लोग क्या करें, किसी से डिस्क्रिमिनेट ना करें, ठीक है ना। अनटचेबल ना किसी को, अनटचेबिलिटी कितना खराब है यार, किसी को हम इसलिए नहीं छू रहे हैं कि आप खुद सोचिए, हम बिहार में मध्य प्रदेश में कोई लड़का मटके से पानी पी लिया था तो इसलिए उसको मार दिया गया अनटचेबिलिटी के कारण। सोचिए लाइफ खत्म हो जा रही है, अभी भी आज़ादी के इतने साल बाद, अभी न्यूज में हाल में था। नेक्स्ट, फॉलोइंग टू स्टेटमेंट इज लेबल एज द एसेसरीज। फर्स्ट एसेसरेशन, फर्स्ट अनटचेबिलिटी इज वर्थ फ्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वायलेंस। अनटचेबिलिटी हैज बीन प्रैक्टिस इन द नेम ऑफ रिलीजियस सेंसेशन। मतलब दोनों करेक्ट हैं और दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर बोल रहा है, पहला इसमें बोल रहा है कि अनटचेबिलिटी बिना मतलब का है ऐसा स्ट्रक्चर जो वायलेंस को हार्म देती है, जन्म देती है, ठीक। और अनटचेबिलिटी रिलीजियस के शुद्धिकरण में इसका प्रैक्टिस किया जाता है, रिलीजियस के आड़ में वास्तव में देखा तो रिलीजियस के नाम पर क्या था है, ठीक है ना, कि हमारे रिलीजियस में ये है, ये है, ये है। यहाँ सोचने वाली बात है ना, आप खुद सोचिए, मैं तो कितनी बार सोचता हूँ, कितना अजीब गरीब का ये विडम्बना बनाई गई है, ठीक है ना। कि क्या आप सोचिए, क्या हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक, हॉस्पिटल जाते हैं तो कब जाते हैं हॉस्पिटल, आप हेल्दी रहते हैं, नहीं, आप बीमार रहते हैं, आप रोगग्रस्त रहते हैं, ठीक ना, आप इल रहते हैं तब जाते हैं। तो वहाँ से हॉस्पिटल जब आप बीमार रहते हैं, ठीक, जब आप बीमार रहते हैं हॉस्पिटल जाते हैं, जब हॉस्पिटल से निकलते हैं तो आप कैसे हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं ना, ठीक, क्या हो जाते हैं, स्वस्थ स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक। लेकिन वो चीज़ मंदिर में नहीं है, ठीक। अगर यहाँ पर हॉस्पिटल में कौन होता है, डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट करते हैं और हम निकल आते हैं। मंदिर में कौन होते हैं, गॉड, और कौन होते हैं, पुजारी, ठीक। अगर गॉड और पुजारी मंदिर में है तो हम बीमार हैं, कैसे बीमार हैं, हम पापी हैं, कैसा है, पापी हैं, ठीक। मंदिर में गए, ठीक, पाप किए हैं, हम पापी हैं, हम शुद्ध नहीं हैं, हम कैसा नहीं है, शुद्ध नहीं है, गंदे पुंदे हैं, ठीक है ना, गंदे कपड़े पहने हैं, सब कुछ है, हमारा एकदम शरीर में से क्या पस निकल रहा है, मंदिर में गए, लेकिन मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा, ठीक। आप गंदे हैं, साफ़ सुथरा से नहीं गए, कैसा साफ़ सुथरा, अंदर से नहीं, बाहर से साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक। आप गंदे नहीं होना चाहिए, ठीक। आप गए मंदिर, आप जाने ही नहीं देगा, लेकिन मंदिर से आप निकलें तो पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, तब तो जाने। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से जाते हैं कपड़ा खूब साफ़ सुथरा करके, मंदिर से आते हैं, मंदिर गए, मंदिर से निकल के आते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर वही पापी काम करना लगते हैं, चोरी चमारी डकैती, झूठ बोलना, लूटना, करप्शन, सब करते हैं। जितने भी अधिकारी हैं सब, चाहे वो आप कोई भी हो, आप सोचने वाली बात है ना, एक बार कोई सोचे कि क्या है इस मंदिर में, देखो मतलब मंदिर में भगवान नहीं है, वो शुद्ध नहीं कर पाते हैं, शुद्ध करते तो हम सही हो जाए, जैसे डॉक्टर शुद्ध हमें हेल्दी कराता है, हम स्वस्थ हो जाते हैं दवा करके, ट्रीटमेंट करके। लेकिन मंदिर में तो पुजारी ना तो भगवान यानी एबसेंट है, हम लोग को मूर्ख बनाया जा रहा है।
ये सोचने वाली बात है। मूर्ख सभी लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है, सब लोग अपना टाइम पास वेस्ट करते हैं, दिखाते हैं कि हम रिलीजियस हैं, और लेकिन वो अब बाहर आते ही, नहीं तो आप खुद सोचिए इंडिया में सबसे ज़्यादा मंदिर है, फिर भी यहाँ पर इतना करप्शन क्यों है, फिर भी यहाँ पे इतना पाप क्यों है, इतना आए दिन रेप क्यों हो रहा है। लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, फिर शुद्ध क्यों नहीं होते। उनके अंदर से पवित्र आत्मा जगनी चाहिए ना, पवित्रता आनी चाहिए ना, ह्यूमिनिटी तक नहीं है। ठीक ना। देखिए बहुत लंबा हो गया, ठीक ना। अगले बार मिलते हैं तो हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे का, ठीक। तो थैंक यू, यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, ठीक ना। और जय हिंद। कोशिश करेंगे कि एक बार में एक टॉपिक खत्म है, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा लगे, ठीक। बहुत बकैती हो गई इस लेक्चर में, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं छोटा बनाए छोटा बनाए। मैंने टू द पॉइंट पढ़ता भी था, बताता भी था। टू द पॉइंट जो पढ़ने वाले लड़के पढ़ते थे। कहा सही बोल रहा हूँ ना तुमको, ठीक। कहाँ कहाँ नहीं क्या होता है, ठीक। थैंक यू, जय हिंद।